हेलो एवरीवन। आज हम लोग कल जो टॉपिक हम समझ रहे थे उसको फिनिश करते हैं। टॉपिक है हमारा चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ स्टेट सिस्टम फ्रॉम एम्पायर नेशन स्टेट्स टू ग्लोबलाइजेशन। राइट। तो कल हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से जो दुनिया है वो बदलते बदलते और आज जिस मुकाम पे है पहुंच गई है। पहले जिस प्रकार की परिस्थितियां थी उसके हिसाब से और आज जो है उसमें चेंज होने में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने रोल प्ले किया है। वो क्या है? वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो पूरा का पूरा जो स्टेट सिस्टम है, जिस तरीके से वो वर्क करता है, वो पूरा का पूरा चेंज हो गया है। जैसे कि इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है सॉवरेनिटी का। अगर स्टेट है तो स्टेट में सॉवरेनिटी जो है, जैसे उसके जो चार तत्व हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सॉवरेनिटी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से सॉवरेनिटी सीम्स समटाइम्स इट इज़ बीइंग इरोडेड। राइट। तो आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी देखिए हुआ क्या है कि जो नियो लिबरलिज्म है, ये है ना, लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म और ज़्यादा ओपननेस है ना, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स बिटवीन डिफरेंट नेशंस, बिटवीन ग्रुप ऑफ नेशंस, है ना। तो नियो लिबरलिज्म हैज़ स्मैश्ड एंड स्नैश्ड द नेशन स्टेट्स मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। जो पूरा का पूरा जो नेशन स्टेट का जो ढांचा था वो पूरा एक तरीके से न्योलिबरलिज्म ने उसको पूरा परिवर्तित कर दिया है। जिस प्रकार से नेशन स्टेट डेवलप हो रहे थे, है ना, और उसको बदल दिया है एंड रिप्लेस्ड देम विद मॉडल्स विच एम्ब्रेस द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अभी ये हुआ क्या है, एक नेशन के लिए सॉवरेनिटी, मतलब वो सॉवरेनिटी का क्या मतलब होता है? सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे। इसका अर्थ है कि हम अपने देश के जो सरकार है हमारे देश की, वो अपने देश के नागरिकों के प्रति अकाउंटेबल है, ना कि किसी बाह्य ताकत के प्रति। राइट। ये है सॉवरेनिटी। एक बात। दूसरा, हम अपने जो भी डिसीजंस लेंगे वो किसी दबाव में ना लेके अपने देश के हित के लिए लेंगे और अकाउंटेबिलिटी उन डिसीजंस की होगी किसके प्रति? संसद, मतलब एक तरीके से लोगों के प्रति। दिस इज सॉवरेनिटी। राइट। लेकिन अभी हो क्या रहा है? अभी हो ये रहा है कि एक देश जो फैसले लेता है वो अपने देश की संप्रभुता के हिसाब से या देश के लोगों के हित के हिसाब से भी फैसले ना लेके जो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हिसाब से फैसले लेता है। और उसी का नतीजा है श्रीलंका क्राइसिस, अभी जो हो रहा है श्रीलंका के अंदर। वैसे तो अभी कुछ दिनों पहले एक हैप्पीनेस इंडेक्स आया था और उस हैप्पीनेस इंडेक्स में ये दिखाया था कि भारत जो है वो नीचे रैंक कर रहा है और श्रीलंका ऊपर है। लेकिन अब देखिए आप परिस्थितियाँ किस प्रकार से करवट बदली हैं। And Sri Lankan government has totally collapsed. Sri Lanka as a country has completely shattered nowadays, अगर हम देखें तो, है ना। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि इसके क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं, है ना। चलिए, तो न्यो लिबरलिज्म ने इसको ज़बरदस्त तरीके से हिट किया है। किसको हिट किया है? नेशन स्टेट, ये जो एक जो टर्म है राष्ट्र को हिट किया है इसने बेसिकली। अब देखते हैं आगे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशन स्टेट्स एट द बर्थ ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव प्रूव्ड टू बी ओजिंग इनटू अ वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी as divided attention on whether to address the liberties and the welfare of the citizens or satisfy the demands of the global village persistently creates an evolving dilemma। देखिए हुआ क्या है, जब ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई, क्योंकि इसको लाने में और इसको आगे बढ़ाने में जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ या इक्वेटर के ऊपर के जो ज़्यादातर मुल्क हैं जिनको हम डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं, जिसको नॉर्थ ब्लॉक भी नॉर्थ जो पूरा का एक तरीके से बोला जाता है ना, मतलब नीचे साउथ और ऊपर नॉर्थ जो है पूरा, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर। तो इन कंट्रीज़ का रहा है, जैसे कि अमेरिका, इसका एक तरीके से पूरा झंडा बरदार है ना, और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़, है ना, ये लोग लेकर आए। तो जब ये हुआ और ये अलग अलग देशों में अलग अलग समय पे गया, जैसे हमने अपने देश के जो दरवाजे हैं वो खोले, वो कब खोले हमने? 1991 में, है ना। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था, हमें लोन लेना पड़ा और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
और फिर हमें अपने देश के दरवाजे मार्केट के लिए खोलने पड़े, राइट। तो देखिए, तो जो ये एक ग्लोबलाइजेशन के समय पे कि जो एक डिलेमा है नेशन स्टेट्स के सामने, राष्ट्र के सामने, कि वो अपने देश के लोगों की स्वतंत्रता पे ध्यान दे। ये बड़े माइन्यूट फैक्टर्स हैं जिनको हमें बहुत एक तरह से माइक्रो लेवल पे समझने की ज़रूरत है कि देश के जो नागरिक हैं वो अपने देश की संस्कृति, वहाँ के मूल्यों के अनुसार आगे ज़िंदगी में बढ़ेंगे तो ज़्यादा वे स्वतंत्रता को फील करेंगे या और खुश रहेंगे, या फिर वो जो एक बेस्ट का कंसेप्ट है उसके अनुसार अगर वो अपने जीवन को जिएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे, राइट। एक बात तो ये, और ये साइकोलॉजिकल लेवल पे होता है, जैसे मैंने कई बार बताया है ना, व्हाट इज़ नैरेटिव बिल्डिंग एंड व्हाट इज़ सॉफ्ट पावर। दूसरी चीज़ है वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। तो यहाँ पे ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो राष्ट्र हैं वो अपने देश के इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, लोगों के कल्याण के लिए ध्यान दें, ठीक है। या तो फिर ये जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इन्होंने अपने देश के दरवाजे खोले और उसके बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस में फंस गए बहुत सारी कंट्रीज बिकॉज ऑफ लोन, है ना, एंड सम अदर फैक्टर्स क्रिएटेड बाय सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस, है ना। तो इनकी वजह से इनके सामने एक डिलेमा का मतलब एक दो रास्ता, हम क्या करें, हम इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें या इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। जैसे बहुत सारे देशों में आजकल ये स्थिति उत्पन्न हो गई है, और जैसे कि आज के समय में अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे पाकिस्तान का भी एक एग्जाम्पल आता है इसके सामने, है ना, वो भी फंस गया बहुत बुरी तरह से। देखिए, अब कॉम्प्रोमाइजिंग सॉवरेनिटी, अगर सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए इन ल्यू ऑफ द फियर ऑफ ब्रेकिंग रैंक्स विद पावरफुल इकोनॉमीज़। और बहुत बार क्या होता है, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं बहुत सारी और यूरोपियन कंट्रीज़ के सामने या डेवलप्ड नेशंस के सामने, ये जो सारे देश हैं या हमारी एशियन कंट्रीज़ या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ या और मुल्क, वो इस तरीके से एक तरह से उसमें फंस जाते हैं कि भाई हमें इनकी बात माननी पड़ेगी। तो इस वजह से क्या होता है कई बार कि अगर हम अपने देश की संप्रभुता को पीछे नहीं छोड़ेंगे तो होगा क्या, ये देश हमसे अपना रास्ता जो एक एक दोस्ती है वो ख़त्म हो जाएगी, और फिर कैसे होगा, मतलब देश सरवाइव कैसे करेगा, है ना, बिजनेस कैसे होगा। और इस वजह से क्या होता है, जो सॉवरेनिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है, राइट, फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज कंट्रीज विच हैव क्रिएटेड एंड इज क्रिएटिंग दीज क्लचेस, राइट। देखिए, अब उसके बाद ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू द इवोल्यूशन ऑफ वीक स्टेट्स विच कॉन्सिक्वेंटली क्रिपल्स डेमोक्रेसी। देखिए, अब हमें एक बात समझने की है कि सिर्फ ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम ये ना समझें कि ये सिर्फ एक नेगेटिव टर्मिनोलॉजी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नेगेटिव तब हो जाता है जब इसको सही तरीके से यूज़ नहीं किया जाता है। ये जो दो बातें मैंने लास्ट में लिखी हैं, एक तो ये है जो मैंने अभी ये पढ़ा है सेंटेंस, और दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ साम दाम दंड भेद। यह है चाणक्य नीति, हमें इसको इनकॉर्पोरेट करना होगा, राइट। अब देखिए है क्या ग्लोबलाइजेशन, अच्छा ग्लोबलाइजेशन अगर ख़राब होता तो ये कुछ देश जो हैं ये क्यों तरक्की करते, बाकी के मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो इस गेम को, इस बिजनेस को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए, एक कारण। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है करप्शन ऑफ द लीडरशिप ऑफ दीज कंट्रीज, ऑफ दीज डेवलपिंग कंट्रीज। यहाँ की लीडरशिप जो है वो करप्शन के जाल में फंस गई, दूसरी सबसे बड़ी बात ये है। तीसरी बात, जो पदों पे रहे, जो नेता पदों पे रहे, उनका एक नेक्सस बन गया विद क्रिमिनल्स, विद ब्यूरोक्रेट्स, विद आउटसाइड वर्ल्ड ब्यूरोक्रेसी, विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। जैसे कि हमारे देश के अंदर 1964 में संथनाम कमेटी आई थी। संथनाम कमेटी ने ये कहा था कि हमारे देश के अंदर नेक्सस है बिटवीन लीडरशिप, बिटवीन क्रिमिनल्स एंड बिटवीन ब्यूरोक्रेट्स, और इस नेक्सस को तोड़ने की ज़रूरत है। आप भाई सोचिए, 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1964 में संथनाम जो कमेटी आई उसने ये बताया, और संथनाम कमेटी की सिफारिश पे फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का निर्माण हुआ था, है ना, आफ्टर जस्ट 17 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि ग्लोबलाइजेशन जो कि आया हमारे यहाँ बाद में है, लेकिन उसका जो एक इफेक्ट, रिपल इफेक्ट, हम वो फील पहले से कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं, क्योंकि इन देशों के अंदर पहले से ग्लोबलाइजेशन आ चुका था। तो ये लोग क्या है, एक रास्ता बना रहे थे, और वो बनते 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 कब बना, वो आके बना फिर 1991 में, जब हमारे देश के द्वार खुल गए।
इससे बिजनेस, ये सब क्या है, ग्लोबलाइजेशन इज बिजनेस, लेकिन जो इस बिजनेस को अच्छे से समझ सकता है वही इस गेम को खेल सकता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज खेल रही हैं। हाँ, वी आर इन ए ट्रांजिशनल फॉर्म ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स नाउ। अभी क्या हो रहा है कि सब चीज़ें ना बिल्कुल ट्रांजिशनल फॉर्म में है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश जो इस कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ लीडरशिप, है ना। लेकिन अब वहाँ पे ऐसी ऐसी गवर्नमेंट आ गई हैं जो इन चीज़ों को समझ रही हैं और अपने देश को आगे लेके जा रही हैं, बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ साम दाम दंड भेद। ये चीज़ें अप्लाई करेंगे तो ग्लोबलाइजेशन, चाणक्य नीति को अगर अप्लाई किया जाएगा तो ग्लोबलाइजेशन इज़ अ बून, और अगर अप्लाई नहीं किया जाएगा तो इज़ अ कर्स। ये बात समझने की है। और ये कर्स और बून किसके लिए है? फॉर डेमोक्रेसी, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द नेशन, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द वेलफेयर एंड लिबर्टी ऑफ द पीपल, राइट। तो आई होप ये जो पूरा कंसेप्ट है डायनेमिक्स का, चेंजिंग डायनेमिक्स का, ये आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर हेल्थ, of yourself and your family. Thank you. Bye bye.